बेटा, इसलिए साथ के साथ होमवर्क सभी बच्चे ध्यान रखेंगे करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेटा समझ में आया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इस तरीके का सेटअप रहता है, दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स और होंगे। इलेक्ट्रोड किस मेटल के बने हुए हैं, बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और ये जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस मेटल की है बेटा, ये किस सब्सटेंस की बनी हुई है, इलेक्ट्रोड्स इसमें किसकी होती है, ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना मेटल की नहीं है इसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं बेटा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा क्या होता है फ्यूल सेल में गैल्वेनिक सेल से, कि गैल्वेनिक सेल के अंदर मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं। और वहां पर जो रिएक्शन होता था बेटा, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रोड जैसे हम जिंक और कॉपर की लेते थे तो वो क्या होती थी, वो आपको चेंज करनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये देखो यहाँ से एंट्री कराएंगे हाइड्रोजन गैस की, बेसिकली मतलब उसमें इलेक्ट्रोड रखते थे हम, प्लेस करते थे, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं रखी जाती है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेटा एक साथ रिएक्शन में इसके अंदर फिल किया जाएगा। जैसे ही आपको रिएक्शन करवाना है वैसे आप यहाँ से क्या करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनटेक कराओगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को, ठीक है बच्चों। तो देखो बीच में ये हाइड्रोजन चैम्बर हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए, बीच में इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक वैसे ही सेटअप हो गया बेटा जैसे कि किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है, बिल्कुल वैसे सेटअप है। अब यहाँ पर रिएक्शंस क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका। तो बताओ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है, वाटर, है ना। लेकिन उस तरीके से नहीं बन रहा, सुनो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे बेटा, क्योंकि ये फ्यूल सेल है, गैल्वेनिक सेल के अंदर से ये फ्यूल सेल हमने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि डायरेक्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है सबको, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे, बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है। और वहां पर बेटा क्या होगा, एक साइड पर एनोड के रिएक्शन होने वाले, एक साइड कैथोड पर रिएक्शन होंगे। तो दोनों साइड देखते हैं क्या रिएक्शन होंगे। अगर हम हाइड्रोजन साइड पर देखो बेटा तो क्या रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पर H2 गैस पहले क्या होगी, एनोड की तरह काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर होगा ये कैथोड पे, तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बेटा किस तरीके से होगा, अगर H2 गैस को देखोगे तो किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगी ये, H2 गैस बेटा क्या करेगी, OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर H2 + OH नेगेटिव क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। ये तो H पॉजिटिव आयन बन गए, 2H पॉजिटिव प्लस वाटर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 H2O +2 इलेक्ट्रॉन। यही होगा बेटा ऑक्सीडेशन का। ये देखो ये रिएक्शन है आपका एनोड पर, हाइड्रोजन गैस जो है OH नेगेटिव आयन, अब ये OH नेगेटिव आयन बेटा कहां से आया है, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन गैस बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या बनेगा, एक तो वाटर बन गया और H पॉजिटिव आयन बन गए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन बन गए, समझ में आ रहा है ना, ये H पॉजिटिव आयन हो गए। इसी तरीके से बेटा देखो कैथोड पर क्या होने वाला है, कैथोड पर कौन सी गैस है, उधर की तरफ कैथोड की इस साइड पर देखोगे तो ऑक्सीजन गैस आ रही है। ऑक्सीजन गैस बेटा क्या करेगी, ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ऑक्सीजन गैस बेटा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं उनको गेन करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगा O2 + 2H2। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने वो ले लो, O2 + 2H2O, वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर ये सब बेटा कंज्यूम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और क्या चीज बनने वाली है, OH नेगेटिव आयंस, 4 OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं इस साइड
बेटा कौन से आयंस बन रहे हैं? OH नेगेटिव आयन। और ध्यान से देखो वाटर के अंदर बेटा कौन से आयंस होते हैं? अगर ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिल जाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? वाटर की फॉर्मेशन होगी H2O, है कि नहीं? यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस बन गए एनोड की साइड पर, ये देखो H पॉजिटिव आयंस है, और OH नेगेटिव आयन कैथोड पर रिलीज हुए, और ये दोनों जब बेटा आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। आ रहा है बेटा समझ में? बताओ। ओवरऑल रिएक्शन बहुत सिंपल है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। हम अगर एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या बन जाएगा? बोलो क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। अब देखना बाकी सब चीजें कट जाएंगी आपस में। ये OH नेगेटिव आयन जब आप टोटल ऐड करोगे तो ये देखो आपस में कट गएगा, वाटर भी कन्वर्ट, ये भी हट जाएगा, ठीक है? ये भी हट गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी हट गए, तो क्या दिख रहा है? सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन में बेटा हो जाएगा H2 2H2 plus O2, ठीक है? 2H2 plus O2 क्या बना देगा? वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है बच्चों? ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल। 2H2O 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस सिंपली वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है बेटा, ठीक है? इतना आगे बेटा समझ में? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई रिएक्शन ज्यादा याद नहीं रखनी है। यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि एनोड पर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है? किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में होगा, ये देखो OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है? तो H पॉजिटिव आयन बनते हैं, वाटर बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? ओके, गुंजन एक बार बताइए बेटा, रिप्लाई करिए, क्लास क्यों रेगुलर नहीं ले रहे हो? 2 बच्चों से मेरे को कंप्लेंट है, नंदिनी बोबड़े, रिप्लाई करें बेटा। अगर क्लास रेगुलर नहीं लीजिएगा, नहीं लेंगे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। एक क्लास मिस करने का नतीजा बहुत ज्यादा है, अपना नुकसान करते हो। बार बार वही चीज समझा रहा हूं बेटा, कल से नया चैप्टर शुरू होगा, जल्दी से इसको कंप्लीट कराना मेरे को। तो बेटा देखो, इस फ्यूल सेल आपको मैंने पढ़ा दिया, अब इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। जो भी बच्चा अब्सेंट होगा क्लास में बेटा, उसको पहले बताना है कि सर आज इस रीजन की वजह से हम क्लास में प्रेजेंट नहीं है। अभी कौन कौन से बच्चे अब्सेंट हैं? कुनाली सिद्धम, अच्छा, नो रिस्पॉन्स। बाकी सब बच्चे तो 17 स्टूडेंट्स हैं आज कम तो है। चलो ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद देखो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बेटा इस फ्यूल सेल को यूज करने के हमारे पास क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेटा दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो कोई कंबशन में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो रहा। दिख रहा है बेटा सबको? जबकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा कंबस्टिबल गैस होती है। कंबस्टिबल से ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर बेटा जिस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें कोई भी ऐसी एक्सोथर्मिक वाली बात नहीं है ना, सिंपली आयनिक रिएक्शन हो रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो यही है कि हाइड्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका, मतलब यूज करने का तरीका जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है। तो पहले तो हम बोलेंगे इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, एडवांटेजेस में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इसका एडवांटेज है हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो 1 किलो हाइड्रोजन गैस यूज करना चाहते हो, सुनो 1 किलो हाइड्रोजन गैस को अगर बेटा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एग्जैक्टली तो बेटा देखना पड़ेगा, किलो जूल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप 1 केजी कोल यूज करते हो, ठीक है, या 1 केजी कोई और चीज यूज करते हो, कोई भी फ्यूल यूज करते हो नॉर्मली, जैसे ठीक है नेचुरल गैस या पेट्रोल या कोई भी फ्यूल यूज करते हो, तो उसके कंपैरेटिवली अगर देखें बेटा तो 1 केजी हाइड्रोजन के अंदर जो एफिशिएंसी है
वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ एफिशिएंसी का मतलब ये भी है बेटा कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन गैस जैसे आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं है ना, सारा का सारा हाइड्रोजन आपका यूज हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर बेटा क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल सेल्स, देखो क्या पॉइंट लिखा है, सिंस फ्यूल सेल्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेटा हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में बना रहे हैं। तो जनरली बेटा क्या होता है, जैसे किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसको गर्म हीट करने में बहुत सारी लॉस हो जाती है एनर्जी, है ना। जैसे अगर आप कोयल को जला रहे हो या नेचुरल गैस को जला रहे हो तो उसमें काफी सारी एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बेटा क्योंकि हम डायरेक्ट फ्यूल को बर्न नहीं कर रहे हैं हम एक तरीके से, है ना, हम उसको आयनिक रिएक्शंस की फॉर्म में करा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें ये लिखेंगे हम that fuel cells are highly efficient as compared to conventional sources of energy। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से यूज करें, कन्वेंशनल मतलब कि कोयले का यूज करें, पेट्रोल का यूज करें, डीजल का फ्यूल का यूज करें, तो उनके कंपैरेटिवली बेटा क्या होगा, फ्यूल सेल बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो लगभग इसमें कितनी एफिशिएंसी आपको दे रखी है, लगभग बेटा 60 से 70% एफिशिएंसी हम पा चुके हैं, ठीक है। जबकि अगर मान लो अगर पेट्रोल या डीजल से चलने वाले जो इंजन्स हैं, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 35% होती है, ठीक है। तो बेटा 70% के करीब लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एफिशिएंसी मिल गई है, और अभी इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल का लिख रखा है 40% के लगभग रहती है एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हाईली एफिशिएंट। सेकंड बेटा इसका देखेंगे पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जैसे मतलब जैसे मान लो अगर आप इसको एज ए फ्यूल व्हीकल्स में यूज करना चाहते हो, फ्यूल सेल्स मैंने बताया ना कई जगह यूज होते हैं, तो बेटा कई मॉडर्न कंट्रीज में जैसे जर्मनी साइड कंट्रीज में क्या है कि फ्यूल सेल्स को कार्स के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। तो बिल्कुल इसको आसानी से आप गाड़ी के अंदर स्टोर कर सकते हो, कार के अंदर, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर, वहां पर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। कंटिन्यूअस का मतलब समझना, जैसे जो मैंने आपको लेड एसिड बैटरी वगैरह बताई थी उसमें बेटा क्या बताया था मैंने आपको कि वो अपने को इलेक्ट्रोड्स चेंज करनी पड़ती है ना। तो एनोड कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, जब तक रिएक्शन पूरा होगा तो वो एनोड खत्म हो जाती है या उसमें मतलब कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, तो आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन बेटा फ्यूल सेल की खासियत क्या है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। दिख रहा है बेटा सबको, क्या हम मेटल के इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स तो नहीं है ना, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनकी तो कोई वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये इसमें बेटा क्या है कि जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत एफिशिएंट है, मतलब काफी टाइम तक जब तक आप इसको यूज करना चाहो कर सकते हो, इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रोड्स को यूज नहीं करोगे तो एक तरीके से कंटिन्यूअसली आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अरे गैल्वेनिक सेल में तो कॉपर जिंक मान लो अगर पूरा कोरोड हो गया तो मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रोड पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम मेटल के इलेक्ट्रोड्स का बेटा यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इसीलिए बेटा इसको कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इट इज ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब लगातार आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो व्हीकल्स के अंदर बेटा कैसे डिवाइसेस चाहिए होंगे, इसको क्यों यूज कर पा रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि बेटा व्हीकल के लिए अगर मान लो आपको फ्यूल चाहिए तो लगातार चाहिए, कई किलोमीटर्स तक आप चल के जा रहे हो, ट्रेवल करके जा रहे हो, बेटा बार बार कैमरा को ऑफ मत करो, एक जगह स्टेशनरी रख दो, तभी तो कंसंट्रेट कर पाओगे, बस उसको रख दो आराम से। और सुनो मेरी बात ध्यान से कि बेटा क्योंकि व्हीकल्स के लिए मान लो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए आपको 500 किलोमीटर चलाना है व्हीकल को, ठीक है, तो आप वहां पर इलेक्ट्रोड तो चेंज नहीं कर सकते 100 किलोमीटर के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इसका बहुत बेनिफिट है व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि हमें लगातार एनर्जी मिलती रहेगी, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी हाइड्रोजन उसमें जाती रहेगी, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनटेक होती रहेगी और उसी हिसाब से बेटा एनर्जी आपको प्रोड्यूस होती रहेगी। समझ रहे हैं मुझे, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। आज बच्चे इतने एब्सेंट क्यों हैं, कोई एब्सेंट है क्या? इसमें से तो कोई दिख नहीं रहा है।
चलो ठीक है, तो और पॉइंट्स देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईली एफिशिएंट हो गया, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, इसके बाद पॉल्यूशन फ्री। ये तो बच्चों सबको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना। जनरली आपको पता है कि कोई भी सेल बेटा यूज करेंगे या कोई भी फ्यूल कोई कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन इसके अंदर बेटा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका, देखो वाटर फॉर्म हो रहा है। क्या वाटर पॉल्यूशन करता है, नहीं करेगा, सिंपल। तो ये पॉल्यूशन फ्री हो गया, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है बेटा इसका, कोई भी बाई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है ओवरऑल, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम इसको बोलेंगे इट इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर पॉल्यूशन फ्री है, किसी भी तरह के पॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री हो गया। अच्छा उसके बाद इसलिए इनको बेटा ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस सेल को ग्रीन सेल बोलते हैं। ग्रीन एनर्जी का मतलब समझते हो, ग्रीन एनर्जी हर चीज जिसके आगे ग्रीन लग जाए, जो पॉल्यूशन ना करे, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो ग्रीन सेल्स किनको बोलेंगे, फ्यूल सेल्स को क्या बोला जाता है, ग्रीन सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन सेल्स। और बेटा एक चीज और मैं बताना भूल गया कि इसको स्पेस क्राफ्ट में भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को बेटा कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है ना यहाँ पर, तो उसको बेटा मान लो आप इसके किसी स्पेस क्राफ्ट में यूज करने का मतलब ये हो गया कि लैक्स ऑफ किलोमीटर चल रहे हैं वहां पर, काफी सारा फ्यूल लेके जाना पड़ता है ना, रॉकेट्स में फिल करके। तो वहां पर बेटा अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज करेंगे, एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, और दूसरा क्योंकि ये बेटा कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहेगा, जब तक वो जाएगा और वापस आएगा तब तक जो है इसको एनर्जी सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट्स, ठीक है, स्पेस की एप्लीकेशंस में भी यूज इसको किया जाता है, ठीक है बच्चों। 3 पॉइंट्स हैं इसके मेन, या आपको पढ़ने स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं इसको, ग्रीन सेल्स बोलते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ये बेटा फ्यूल सेल्स का टॉपिक पूरा हो गया, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है। गुंजन तो क्लास से ही चला गया, क्या हो गया इसको, हाँ बेटा चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला बेटा आपको पढ़ना है कोरोजन, ठीक है। अब कोरोजन तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन क्या चीज नहीं पढ़नी है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बेटा कोरोजन का मतलब बताइए, कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, क्या समझते हो कोरोजन से? बेटा क्या मतलब होगा कोरोजन का, बताओ जरा। किसको बोलते हैं कोरोजन? जैसे किसी मेटल का अगर कोरोजन बता रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बेटा मेटल का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है ना, या ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल का एक तरीके से उसको नुकसान पहुंचता है, किसकी वजह से? बेटा कौन सा एजेंट होता है जिसकी वजह से मेटल को नुकसान पहुंचता है? जैसे आयरन की बात करो तो आयरन का कोरोजन कब होगा, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, ये सब नहीं था, है ना, मेनली ऑक्सीजन और वाटर होता है। ऑक्सीजन बेटा इसलिए मतलब एयर के अंदर क्योंकि मॉइस्चर है ना, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, वो क्या करता है मेटल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता है, आयरन को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से मेटल क्या होगा, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। बोलो, दिस इज सिंपली कोरोजन। कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन की सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल डेफिनेशन तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एयर और वाटर, एयर और वाटर दोनों हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं। अब आयरन के केस में जैसे मैं बता रहा था बेटा, सबसे कॉमन क्या है इसका एग्जांपल, आयरन। तो आयरन का बेटा जब कोरोजन होता है तो क्या बनता है, देखो रस्ट बोलते हैं जिसको, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, पढ़ा है आप लोगों ने,
याद करो XS2 ये होता है, दिस इज कॉल्ड रस्ट। फेरिक ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, Fe2O3, ठीक है, XS2O, इसको फेरिक ऑक्साइड ये बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड हो गए, ठीक है। अब ये रस्ट बेटा जो बन रही है ये क्या करता है, मेटल की प्रॉपर्टी को डिग्रेड कर देगा, है ना, मेटल की जो स्ट्रेंथ होगी उसको कम कर देता है, कमजोर बना देगा। अभी देखो रस्ट बन जाएगी तो क्या होगा, सबने देखा होगा पाउडर जैसे बन जाएगा, या मेटल के जो जो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो सारी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सबको पता है अनडिजायरेबल है ना, अनडिजायरेबल होता है ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। अब एक रीजन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बेटा कोरोजन होता है। तो कौन कौन से बेटा रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोरोजन होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप देखते हो कि किसी मेटल का कोरोजन ज्यादा हो रहा है और किसी मेटल का कोरोजन कम हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। तो कैसे हो रहा है बेटा, देख के बताइए, सोच के बताओ क्या क्या रीजन होते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे कई सारे मेटल ऐसे हैं जिनका रिएक्शन, जिनका कोरोजन ज्यादा होता है किसी का कम होता है, ऐसा क्यों, वही रीजन हमें देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला इसका रीजन आएगा, देखो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ध्यान दो तो मैंने बेटा क्या बताया था, जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ है ना, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ हम अगर देखते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी, है ना। अच्छा एक चीज और सोचो, जिसकी रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी उसका कोरोजन क्या होगा, सोच के बताओ। अगर किसी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसका कोरोजन ज्यादा होगा या कम होना चाहिए, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि देखो इसका और एक चीज समझाता हूं, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड और प्लेटिनम का कोरोजन नहीं होता, क्योंकि बेटा गोल्ड को अगर देखोगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी ऊपर की तरफ है मेटल्स में, ठीक है, उसके नीचे सिल्वर, फिर आयरन, और आयरन से भी नीचे जिंक होता है। इसीलिए सोचो जिंक की प्लेटिंग क्यों करते हैं, जिंक की गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं आयरन के ऊपर, ताकि जिंक का कोरोजन हो जाए, आयरन बच जाए, समझ रहे हो। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका कोरोजन ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर तो बेटा हो जाएगा पोजीशन ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट फैक्टर होगा पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बेटा, उसमें क्या पोजीशन है मेटल की, कहां पर है वो मेटल। तो जितना ज्यादा नीचे की तरफ होगा, ठीक है, हायर द रिएक्टिविटी, जितना बेटा नीचे की तरफ होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, हायर द रिएक्टिव द एलिमेंट, है ना, जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा मोर इज इट्स कोरोजन, उसका कोरोजन बेटा क्या होगा उतना ही ज्यादा होने के चांसेस है, उसकी कोरोजन की स्पीड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। सिंपल सी चीज है, सबको समझ में आ गई मेटल्स के कंपेयर में करें तो, ठीक है, बोलो बेटा। मेटल्स की रिएक्टिविटी का ये असर होता है, इसका मतलब यस सर। अगर मैं कहूं आपसे कि पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम के सबसे नीचे लिथियम है मान लो, तो लिथियम बेटा क्या होगा, लिथियम का कोरोजन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लिथियम कोरोड मोर देन आयरन, है कि नहीं। अगर आयरन से कंपैरेटिवली करूं तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है तो बेटा उसकी कहीं ना कहीं कोरोजन ज्यादा होगा, फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद देखो सेकंड फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बेटा। जो आप बेटा मेटल यूज कर रहे हो, जो भी मेटल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आयरन की बात कर रहे हैं, तो कई बार बेटा उसमें क्या होता है इंप्योरिटी हो सकती है, ठीक है। इंप्योरिटीज का मतलब समझना क्या है, जैसे जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि कई बार फिर भी इंप्योरिटी उसके अंदर हो सकती है, कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स हो सकते हैं, और ये अनवांटेड मटेरियल बेटा क्या करेंगे, कोरोजन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इंप्योरिटी हेल्प इन सेटिंग अप वोल्टेज सेल्स। अच्छा एक चीज और बेटा समझाता हूं आपको, अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि एक्चुअल में कोरोजन जो होता है ना बच्चों, ये इस वजह से होता है क्योंकि एक तरीके से सेल बन जाता है, सुनना,
बेटा यहाँ पर मेटल का सरफेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, मतलब कि एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इस तरीके से बेटा एक जो है सेल बन जाता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बन जाता है, और जिसकी वजह से मेटल का क्या होता है, धीरे धीरे कोरोजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। काफी सारी इम्प्योरिटी जो होती है जो मेटल के अंदर होती है, जिसकी वजह से ये कोरोजन हो सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी भी एक रीजन है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी की वजह से भी बेटा क्या होता है, धीरे धीरे गैल्वेनिक सेल हेल्प बनने में हेल्प होती है, और उस तरीके से क्या होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इम्प्योरिटी की वजह से बेटा क्या होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज द रेट ऑफ कोरोजन, है ना, द रेट ऑफ कोरोजन बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ कोरोजन सॉरी इंक्रीजेस होगा। समझ गए बच्चों, अगर आप कोई प्योर मेटल लोगे तो उसके अंदर कोरोजन कम होगा, अगर आप इम्प्योर मेटल लोगे जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी पर प्रेजेंट होंगी, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है, कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा गैंग पार्टिकल्स को भी बोलते थे बेटा, अगर सल्फर है, अब आप आयरन मेटल की बात करो, अगर उसमें सल्फर है, कार्बन है, तो ये सब बेटा क्या करेंगे, इम्प्योरिटी की तरह काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन इम्प्योरिटी की वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, कोरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड पॉइंट बेटा है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है यहाँ पर समझना। जैसे बेटा अगर मान लो हम आयरन मेटल की बात करें या कोई भी मेटल का कोरोजन आप देखो, अगर बेटा आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसको रख देते हो, सुनना ध्यान से, अगर कोई मेटल बेटा किसी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका कोरोजन क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे देखो, इट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन, एग्जांपल कोरोजन ऑफ आयरन इन सी वाटर। जैसे अगर सी वाटर की बात करें बेटा, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, पता है सबको, सॉल्ट्स होते हैं उसमें बेटा। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर वाटर लेता हूँ H2O, अगर मैं सी वाटर की बात करूंगा तो बेटा उसमें क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे, मान लो NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सब सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो है बेटा, NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें आयंस हैं, मैग्नीशियम के आयन, सोडियम के आयन, क्लोराइड के आयन, सल्फेट के आयन, ये सब आयंस प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, मेटल्स का कोरोजन बेटा और ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है वैष्णवी, समझ में आ रही है बात बेटा, मेटल्स का कोरोजन क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में रख देते हो। तो यानी कि बेटा अगर आप दो सैंपल लो, एक को बेटा सी वाटर के अंदर आयरन को डिप करके रखो, और दूसरे में एक नॉर्मल वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर सॉल्ट, जिसके अंदर कोई सॉल्ट ना हो, प्योर हो बिल्कुल एकदम, तो किसमें कोरोजन बेटा ज्यादा देखोगे आप, योगेश? अगर आपने एक में बेटा सॉल्ट वाटर यूज किया, जिस सॉल्ट वाटर का मतलब बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके अंदर, और दूसरा बेटा एकदम डिस्टिल्ड वाटर है, तो कहां पर रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा, कहां पर कोरोजन जल्दी हो जाएगा, बताइए? सब इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, किसमें? सॉल्ट वाटर में ज्यादा होगा या डिस्टिल्ड वाटर में? सच एज सॉल्ट वाटर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। NaCl भी तो इलेक्ट्रोलाइट ही है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही तो है ये। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे बेटा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटल्स का कोरोजन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल इंक्रीजेस, कोरोजन ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, पॉइंट समझ में आ गया सबको?
3 पॉइंट्स अब तक पढ़े हैं। फर्स्ट लिखा है मैंने पोजीशन ऑफ मेटल्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी बेटा अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उसमें मेटल्स की क्या पोजीशन है, ठीक है। जितना ज्यादा नीचे की तरफ होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, कोरोजन होगा। फर्स्ट। सेकंड लिखा है इम्प्योरिटी की प्रेजेंस, अगर किसी मेटल के सरफेस के अंदर, मेटल के अंदर अगर बेटा इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेटा उसका कोरोजन होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के होने की वजह से भी मेटल का कोरोजन बेटा इंक्रीज करता है। आगे समझ में दो फैक्टर्स और लिखे हैं। अगला है बेटा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा फैक्टर होता है, कई बार बेटा क्या होता है, अगर आप किसी मेटल को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रखोगे, प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में रखें, जैसे मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गैस जो है अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी कोरोजन हो सकता है। तो बच्चों जरा सोच के बताना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वाटर में डिसॉल्व होगी योगेश, तो बेटा क्या चीज, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने। जब हम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा एसिड या कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है, कौन बता सकता है बेटा, जल्दी से बताइए। H2O प्लस CO2 क्या बनता है, कौन सी सब्सटेंस फॉर्म होगी योगेश, बताओ बेटा। H2O प्लस CO2 क्या बनने वाला है, क्या बोलते हैं इसको, अरे बताओ ना। H2CO3 भूल गए क्या, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, बोलो, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनिक एसिड नहीं होता, यस सर। भूल गए, 10th क्लास में था। H2CO3 कार्बोनिक एसिड बेटा। इस कार्बोनिक एसिड की वजह से बेटा क्या होगा, जैसे किसी भी मेटल की प्रेजेंस में अगर आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रखा तो बेटा क्या हो जाएगा, मेटल का कोरोजन होगा ही नहीं होगा, सोच के बताओ। मेटल्स क्या करते हैं, अगर किसी भी मेटल को किसी भी एसिड में डाल दोगे तो कोरोजन होगा ही नहीं होगा, योगेश बताइए, होगा बेटा। लेमन वाटर के अंदर अगर आप आयरन की नेल को डाल दो, करके देख सकते हो अपने घर पे, कोई भी एसिड ले लो, वीक एसिड ले लो, जैसे विनेगर होता है, ठीक है, एसिडिक एसिड, उसके अंदर भी डाल के देख सकते हो, तो क्या देखोगे बेटा योगेश, कुछ ना कुछ कोरोजन जरूर होगा मेटल का, उसके साइज में आप देखोगे बेटा डिक्रीज हो जाएगा, पहले जितना मेटल होगा उसकी वेट या साइज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, क्योंकि उसका कोरोजन होता है। तो बेटा यही मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, अगर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो तो उसकी वजह से बेटा मेटल का कोरोजन क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल वाटर लेते हो और एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑफ रस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करेगा बेटा, रेट ऑफ कोरोजन को बढ़ा देगा। आई बात समझ में बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, बोलो रिप्लाई तो करो योगेश, आगे समझ में, कोरोजन होगा नहीं होगा, रिप्लाई तो करो, आज रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों की, क्या बात है, हैं? सो के उठे हो क्या बिल्कुल ही। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, है ना बच्चों। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब क्या है, 5th पॉइंट लिखा है बेटा मैंने, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे मान लो बेटा आयरन का सरफेस है ना, तो व्हेन आयरन सरफेस इज कोटेड विद लेयर्स ऑफ मेटल्स मोर एक्टिव देन आयरन, देन द रेट ऑफ, क्या कर सकते हैं, अच्छा
तो जैसे मान लो अगर आपको पता है सभी बच्चों को कि आयरन की सरफेस पे बेटा हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर को लगाते हैं, है ना दीदी, है ना। तो अगर आयरन के ऊपर अगर जिंक की लेयर लगाते हैं तो उसका बेटा क्या इफेक्ट देखते हो, क्या उसमें आयरन की ऑब्जेक्ट की लाइफ बढ़ जाती है, यस और नो, बताइए। अगर आप आयरन के ऊपर बेटा जिंक की कोटिंग करोगे साक्षी, तो उसका बेटा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोरोजन जल्दी होगा आयरन का या रुक जाएगा, स्लो होगा, स्लो होगा सर। होगा ना। यानी कि बेटा एक तरीके से आप मेटल के कोरोजन की रेट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो गल्वनाइजेशन का करके, है ना। और गल्वनाइजेशन बेटा जैसे मैं बता रहा हूं, कोई रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर ही चढ़ाई जाती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना सभी बच्चे। नंदिनी ध्यान रखिए बेटा कि किसी भी मेटल के ऊपर आप किस तरह की लेयर चढ़ाओगे, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाओगे जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगी, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर जिंक है, जिंक बेटा आयरन से ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव क्या होगा जिंक से। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो जरा, तो जिंक का बेटा अगर आप देखोगे पोजीशन वो आयरन से भी नीचे है, ठीक है बच्चों, चेक कर सकते हो, इसीलिए आप इसके ऊपर लेयर चढ़ाते हो। तो गल्वनाइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, क्या होता है, गल्वनाइजेशन इंक्रीजेस या डिक्रीज द कोरोजन, है ना, रेट ऑफ कोरोजन। गल्वनाइजेशन की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीज हो जाएगा। आया बेटा समझ में, ये 5 फैक्टर्स जो है ये कोरोजन के को इफेक्ट करते हैं। इन 5 फैक्टर्स की वजह से बेटा पता चलता है कि कहां कोरोजन ज्यादा होगा, कहां कोरोजन कम होगा। बोलो समझ में आएंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, बेटा बता दो एक बार, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है नोट्स इसमें फैक्टर्स में मैंने। ठीक है बेटा, सारे फैक्टर समझ में आ गए बच्चों, अरे बोलो रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब बेटा अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आज इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, फिर उसके बाद कल से फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ, आप लोग समझते जाओ, उसी हिसाब से फिर आगे देखते हैं। चलो तो इसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा था बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये सॉरी रस्टिंग होती है या जो कोरोजन होता है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, इस कोरोजन के होने के पीछे किस तरह का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, किस तरीके से कोरोजन होगा, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटा एक थ्योरी होती है और इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन को समझने के लिए आप लिखोगे, थ्योरी है, इसको पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में थ्योरी है जिसको थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्या नाम है बेटा इसका, काफी इंपोर्टेंट भी आ जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रो केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ठीक है बेटा। तो इसको समझते हैं ये थ्योरी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ इस थ्योरी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो अगर कोई मेटल सरफेस है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, कोई मेटल का सरफेस बेटा जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है, मैंने बताया आपको, एक गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करता है बेटा, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं, ठीक है। और ये गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा क्या होता है, मेटल क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके कंज्यूम हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इस तरह का एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो ये जो है ना, ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ये पानी की एक बूंद है, मतलब वाटर भी बोल सकते हो इसको या फिर इसको मॉइस्चर भी बोल सकते हो, एयर के अंदर भी हो सकता है। मॉइस्चर सबको पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं एयर के अंदर बेटा। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये आयरन का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये आयरन मेटल है, ठीक है बच्चों। आयरन मेटल के ऊपर आपको क्या दिख रही है, वाटर की ड्रॉपलेट दिख रही है। अब ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट देखो बेटा क्या कर देगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, इस छोटी सी वाटर ड्रॉप की वजह से क्या होता है, यहाँ पर
गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन कैसे होगी बताता हूं। ये मेटल का सरफेस तो बेटा बन जाता है एनोड, दिख रहा है बेटा सबको, ये मेटल का सरफेस एनोड बन जाएगा। कैसे, यहां पर एक रिएक्शन होगा, जो आयरन है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ आयन में, दिख रहा है सबको बेटा। मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बेटा क्या होगा, ये Fe2+ आयन तो यहां पर आ जाएंगे, देखो यहां पर जमा हो जाएगा। जैसे जैसे आयरन बनता जाएगा ये डिपॉजिट होते चले जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये लेयर बन जाएगी रस्ट, ठीक है, रस्ट जिसको बोलते हैं Fe2O3 XS2। ये बेटा देखो ये लेयर दिख रही है आपको, ये जंग की लेयर ऐसे बनती है ना, देखा होगा आपने मेटल के सरफेस की एक साइड से धीरे धीरे करके एक लेयर बनने लगती है, ठीक है। और कैथोड बेटा कहां बन जाएगी, देखो कैथोड कैसे बनेगी, कैथोड पर ये रिएक्शन होगा यहां पर। ये जो बेटा आपको ऑक्सीजन और एयर दिख रही है यहां पर, ये बेटा कैसे काम करेगी, यहां पर एनोड की तरह कैसे काम करेगी, एनोड बन जाएगी। तो एक एनोड, सॉरी एनोड, ये कैथोड होगी। तो इधर बेटा कैथोड एनोड बन गया और यहाँ कैथोड बन गया, दिख रहा है सबको। तो एक गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड बननी चाहिए, यानी एक तरफ एनोड का रिएक्शन हो गया, एक तरफ बेटा कैथोड की तरह हो जाएगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक तरफ रिडक्शन हो जाएगा, और बीच में बेटा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आ जाएगा, सोच के बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, जो वाटर होता है आप लोगों को पता है जनरली बेटा वाटर कैसा होता है, जहां कहीं कोरोजन होता है तो बताओ, उसके अंदर बेटा कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट तो प्रेजेंट रहेगा ना। जनरली बेटा क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, एसिडिक वाटर होता है। अगर हम देखें तो हम जो वाटर अपने आसपास देखते हैं, जैसे बारिश हो रही है सपोज मान लो रेन वाटर है, तो रेन वाटर के अंदर बेटा कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बोलो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, यस और नो, है ना। Yes, और ये sir. H पॉजिटिव आयंस एक तरीके से बेटा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। तो ठीक जैसे कोई गैल्वेनिक सेल होता है, ये बेटा आप देखोगे कि मेटल का जो सरफेस है वो कैसा दिख रहा है आपको, ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल जैसा बन गया, ठीक है। तो यही थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सुनना ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म मेटल सरफेस ऑफ मेटल, यहां पे लिखा है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ मेटल। इसका नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बेटा, मेटल के सरफेस के अंदर थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्मनेस हो, मतलब कि सारा मेटल का सरफेस एक जैसा बराबर ना हो, उसके अंदर मतलब कि कहीं ना कहीं बेटा थोड़ी बहुत इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। मेटल के सरफेस पर अगर बेटा थोड़ी बहुत इंप्योरिटी प्रेजेंट होंगी तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। और ये इंप्योरिटी बेटा क्या करेंगी, मेटल के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सेल बन जाएंगे, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स की बेटा फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ रहे बच्चों, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है इस तरह के काफी सारे सेल्स रिएक्टिव होंगे, इसके जैसे मान लो 400 500 जिस बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग छोटे 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 सेल्स बन गए। और ये छोटे छोटे सेल बेटा क्या करेंगे, ठीक है, ये मेटल का क्या कर देंगे, कोरोजन कर देंगे, ठीक है। कोरोजन कपल्स भी बोलते हैं इनको। ये जो आपको दिख रहा है सरफेस पर यहाँ पर बेटा, जैसे आपको पता है रेडॉक्स कपल किसको बोलते हैं, रेडॉक्स कपल का मतलब समझते हो, व्हाट इज रेडॉक्स कपल, इस तरीके से क्या बेटा, रिडॉक्स कपल किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। हाँ बस सिंपल है। रिडॉक्स कपल का मतलब यही है बेटा कि एक साइड रिडक्शन हो रहा होगा, एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो एक गैल्वेनिक सेल के अंदर यही तो होता है, इसी को रिडॉक्स कपल बोलते हैं। तो बेटा जैसे रिडॉक्स कपल होता है वैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, कोरोजन कपल बन रहा है बेटा, दिख रहा है ना सबको, कोरोजन में होने वाले रिएक्शंस, यानी एक तरफ एनोड पर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, एक तरफ कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन का, ठीक है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको क्या चीज दिख रही है, ये वाटर की ड्रॉपलेट,
जिसको मॉइस्चर भी लिखा है मैंने, तो बेटा ये जो अगर नहीं होती, अगर ये मॉइस्चर ना हो तो मेटल का कोरोजन होगा क्या, बताइए। अगर ये वाटर की ड्रॉपलेट ना हो या मॉइस्चर ना हो तो मेटल का कोरोजन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज है कि मेटल के सरफेस के ऊपर बेटा जैसे ही मॉइस्चर की ड्रॉप आ रही है या वाटर आ रहा है यहाँ पर, तो बेटा वो क्या बना दे रहा है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा है और जिसकी वजह से मेटल का कोरोजन होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए फिल्म ऑफ वाटर, ठीक है, फिल्म ऑफ मॉइस्चर विद डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अंदर बेटा कई बार क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिसॉल्व होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आई, सपोज एयर के अंदर बेटा आपको पता है जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं। अगर ये वाटर के साथ बेटा मिल जाए तो कौन सा एसिड बनेगा, बताया था आपको कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो एक बार मैं इसके रिएक्शंस आपको बता देता हूं बेटा जल्दी से। कोरोजन कपल के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होंगे बच्चों, मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सा है। तो एनोड पर बेटा देखते हैं कौन सा रिएक्शन होगा, ये जो मैंने लिखा है सिंपली, आयरन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है बेटा सबको, बहुत सिंपल रिएक्शन होगा। एनोड पर सिंपली क्या होगा, आयरन के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक बार देखते हैं रिडक्शन कैसे होता है। रिडक्शन बेटा कौन से सरफेस पर होगा, अभी मैंने बताया कि वाटर की जो ड्रॉप दिख रही है आपको या मॉइस्चर की ड्रॉप दिख रही है, ये बेटा क्या बिहेव करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। तो एक बार कैथोड का रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है, कैथोड का रिएक्शन कैसे होगा ये देखेंगे। ठीक है, तो कैथोड का रिएक्शन देखो, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होने वाला है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले बेटा देखो वाटर है ना, जो वाटर मॉइस्चर है वो बेटा कैसे रिड्यूस होगा, देखो किस पे कन्वर्ट होगा बेटा, वाटर के अंदर कौन कौन से आयन में डिसोसिएट हो सकता है वाटर, एक तो H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, वाटर कैसे डिसोसिएट हो सकता है, दो आयंस होते हैं इसके अंदर, एक H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होता है, एक OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, इसी तरीके से बेटा देखो अगर ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनेगा, बोलो, H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। और ये कार्बोनिक एसिड बेटा कैसे टूट सकता है, कैसे डिवाइड हो, 2H पॉजिटिव आयंस प्लस कार्बोनेट आयंस, दिख रहा है बेटा सबको, H2CO3 कैसे टूट रहा है, 2H पॉजिटिव आयंस प्लस कार्बोनेट आयंस, CO3 2-। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस आ गए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना, और उधर पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, प्लस ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, जो एयर है तो एयर के अंदर बेटा क्या होगा, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होगी। तो किस तरीके से देखना, ऑक्सीडेशन हो रहा, रिडक्शन हो रहा, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन अगर आप देखोगे तो बेटा ये पूरा रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले तो 4H पॉजिटिव आयंस, जो H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं वो बेटा क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस के साथ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे बेटा, सारा मिलकर वाटर बना देंगे। दिख रहा है बेटा सबको, H पॉजिटिव आयंस, 4H पॉजिटिव आयंस प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप जो ले रहे हो ये एयर ही तो है, एयर के अंदर मॉइस्चर है। ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां जा रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करके क्या बना दिया बेटा, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा, तो देखो मेटल का कोरोजन कैसे हो बेटा, मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव आयन में। देखो रस कैसे बनती है, इसके अंदर आयन देख लो आप लोग, Fe2O3X H2O, तो एक तो वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है सबको, और यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयंस, ये Fe2 पॉजिटिव आयंस है।
ठीक है, तो बस ये लिखना है आपको। इस तरीके से लिखेंगे 2Fe, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयरन मेटल प्लस 4H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस, ये तीनों मिलाकर बेटा क्या बनाएंगे, 2Fe2 प्लस आयरन प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में बोलो। Yes, sir. सिंपल है बिल्कुल। एक साइड पर बेटा मेटल जो है, यहाँ पर जैसे आयरन का केस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रस्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी मेटल हो सकता है बेटा, यहाँ पर कोई भी मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन के साथ और H पॉजिटिव आयन के साथ, जो H पॉजिटिव आयन है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये भी मैंने आपको रिएक्शन में दिखा दिया। ठीक है, वाटर में भी H पॉजिटिव है और कार्बोनेट आयन में भी है। ये बेटा H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन मिलकर वाटर की प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे, और ये वाटर क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पर बन गया कैथोड पर, और एनोड पर मेटल के आयन बन गए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे और एक लेयर बन जाएगी रस्ट की। समझे, बोलो आया समझ में, बताइए बेटा सभी बच्चे। ध्यान से रिएक्शन देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। गुंजन, कल्याणी आ गया बेटा समझ में, रिप्लाई कर दो जल्दी। Yes, sir. रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए कैसे यहाँ पर। Yes, sir. ठीक है, तो जनरली मेटल आपके सिलेबस में बेटा रस्टिंग का ही केस है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि कोरोजन बेटा किसी भी मेटल का हो सकता है ना। आयरन का भी हो सकता है, जिंक का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी होता है, लेकिन बस आपको जनरल रिएक्शन जो पढ़ने हैं वो आयरन के केस के पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, बस अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि कैसे इसको रोक सकते हैं, कोरोजन को रोकने के क्या तरीके हैं, और ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं बेटा। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। कोरोजन को आप कैसे कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से बेटा कोरोजन को रोका जा सकता है, हम ऐसे कौन से रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं। बताओ बेटा, कोरोजन को कैसे रोकोगे। अगर आपको आयरन का कोरोजन रोकना है, किसी भी मेटल का कोरोजन रोकना है, तो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हो जिससे कोरोजन ना हो। कोई रिएक्शंस है क्या? कौन कौन से मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, सब भूल गए। सबसे इंपोर्टेंट तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर का यूज करके बेटा। पहला लिखा हुआ है बैरियर प्रोटेक्शन, दो तरीके के हैं बेटा इसके, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बेटा दो तरीके के मेथड्स हैं। एक है आपका बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर का मतलब बेटा क्या होता है, बैरियर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एक तरीके की रुकावट, है ना। बैरियर एक तरह का रुकावट क्रिएट कर दो, तो कैसे रुकावट यूज कर सकते हो बेटा। एक तो बैरियर प्रोटेक्शन होता है और दूसरा होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या हुआ, किसी और मेटल की सैक्रिफाइस कर दो। सैक्रिफिशियल का मतलब क्या हुआ बेटा, सैक्रिफाइस ऑफ अदर मेटल, कोई और मेटल की लेयर आप चढ़ा दो जो कि इससे ज्यादा रिएक्टिव हो। तो पहले प्रोटेक्शन वाले में देखते हैं, प्रोटेक्शन में क्या करोगे, बैरियर प्रोटेक्शन में बेटा कौन कौन से मेथड यूज करते हो, जैसे पेंट्स का यूज करते हैं, है ना। मेटल के ऊपर बेटा क्या करेंगे, कोई प्रोटेक्टिव लेयर यूज करेंगे, पेंट्स का यूज करेंगे, पेंट और सब केमिकल्स। ठीक है बच्चों, केमिकल्स का यूज कर सकते हैं या पेंट का, जैसे एग्जांपल है इसका बाइस्फिनॉल,
ठीक है, इसकी लेयर आप चढ़ा सकते हो मेटल के ऊपर, एक तरह का पेंट है ये, इसको कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, फ्लेम ऑफ आयरन ऑफ ऑयल, ये भी आपने पढ़ा होगा, ऑयलिंग कर सकते हो, है ना बेटा। थिन लेयर ऑफ ऑयल या ग्रीस, अगर आप ऑयल या ग्रीस का यूज करते हो बेटा तो उससे भी ग्रीसिंग करके भी क्या कर सकते हैं, मेटल के कोरोजन को रोका जा सकता है बच्चों। पढ़ा है ये सब आपने पहले भी, बताओ जरा। और थर्ड क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड क्या कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स लाइक टिन, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं या जिनकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स लाइक टिन, निकल, जिंक। टिन काफी सस्ता होता है, ठीक है। जिंक, निकल, ये सब बेटा मेटल्स के लिए क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हो। क्रोमियम भी होता है इसमें, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा की कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब। जब बेटा आप क्या करो, एक तरीके से ऑक्सीजन को जाने ही ना दो। मैंने बताया ना, ऑक्सीजन या वाटर को बेटा मेटल के सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आने दो, तो उसको बोलेंगे बैरियर प्रोटेक्शन। और दूसरा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, जैसे मैं बता रहा था, किसी मेटल की लेयर को आप चढ़ा सकते हो इसके ऊपर, गैल्वेनाइजेशन जैसे है ना। तो अगर बेटा आप इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करोगे तो क्या होगा, अगर आप गैल्वेनाइजेशन करोगे तो बेटा देखो क्या रिएक्शंस होंगे। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जिंक मेटल जो है, ठीक है, जिंक और आयरन दोनों एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें बेटा क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा कितनी है जिंक की, बताओ जरा, -0.76 वोल्ट होता है। जबकि आयरन के केस में देखोगे तो कितना है, आयरन के लिए बेटा कितना है, आयरन की वैल्यू इससे कम है, -0.44 वोल्ट। दिख रहा है बेटा सबको, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो यहां पर क्या होगा बेटा, उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा, यानी किसका होगा फिर, जिंक का। देखो यहां पर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, जिंक का। तो गैल्वेनाइजेशन में बेटा किसका कोरोजन होता है, ध्यान रखना बच्चों, गैल्वेनाइजेशन में किसका कोरोजन होगा, जिंक मेटल का कोरोजन हो जाता है, ठीक है, और आयरन बच जाता है, ठीक है बेटा, समझ गए। आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। आज का होमवर्क बता रहा हूं, ठीक है। आप ये नोट्स सबके कंप्लीट हो गए हैं जिनके, तो मैं अभी नोट्स अपलोड करूंगा, ठीक है, टीम ऐप के ऊपर। तो सभी बच्चे जो है नोट्स को कंप्लीट करना शुरू कर देना, ठीक है। और आज का होमवर्क है कि ये रिएक्शंस जो आज हमने पढ़े हैं फ्यूल सेल के अंदर, ठीक है, और ये इसके अंदर कोरोजन के अंदर, तो ये रिएक्शंस को एक बार बेटा लिख के देखेंगे, ठीक है। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इसको रिवाइज करके लिखना है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर।